नमस्कार, मैं देवशंकर नवीन, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर हूँ। ईपीजी पाठशाला के अंतर्गत आज हम आधुनिक काव्य खंड 2 में धूमिल की काव्य यात्रा के बारे में बात करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप साठोत्तरी कविता एवं अकविता आंदोलन की सही समझ बना सकेंगे। धूमिल की काव्य दृष्टि एवं रचना विधान के बारे में जान सकेंगे। धूमिल की कविता में निहित ग्रामीण चेतना, सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना और शिल्पगत वैशिष्ट्य की समझ विकसित कर सकेंगे। भाषा और तेवर के कारण अलग पहचान के स्वातंत्र्योत्तर कवि धूमिल की कविता के बारे में महत्वपूर्ण हिंदी आलोचकों की राय जानेंगे। सबसे पहले हम इस विषय पर बात करें कि अपनी भाषा और तेवर के कारण सन 1960 के बाद के महत्वपूर्ण हिंदी कवि धूमिल की अलग पहचान है। उन्होंने हिंदी कविता का नया मुहावरा गढ़ा। उनका बेलौस अंदाज समकालीन कवियों से उन्हें अलग करता है। उनकी वैचारिक दृष्टि और भाषा प्रयोग को लेकर हिंदी आलोचकों में काफी विवाद रहा है। जर्जर हो गई समाज व्यवस्था की रूढ़ियों एवं शासन व्यवस्था के जनविरोधी आचरणों के प्रति उनकी काव्य दृष्टि में सदैव आक्रोश भरा रहा। उनका यह आक्रोश तीखे व्यंग के साथ कविता में उजागर हुआ। वे अपने समय के अत्यंत सजग कवि थे। देश की सामाजिक दशा एवं राजनीतिक हलचलों को उन्होंने खुली आंखों से देखा था। उनकी कविता समकालीन समाज का एक्सरे है। अपनी बात खुलकर कहने के लिए उन्हें आपत्तिजनक भाषा से भी परहेज नहीं था। हिंदी के कविता के इतिहास में 20वीं शताब्दी के 60 और 70 के दशक को कई काव्यांदोलनों के लिए जाना जाता है। धूमिल की रचनात्मक सक्रियता का काल यही साठोत्तरी कविता का काल है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास खेवली गांव में 9 नवंबर 1936 को हुआ। उनका मूल नाम सुदामा पांडे था। धूमिल नाम से वे कविताएं लिखते थे। सन 1958 में आईआईटी वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा लेकर वे वहीं विद्युत अनुदेशक बने। 38 वर्ष की आयु में 10 फरवरी 1975 को ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हुई। सन 1979 में उन्हें मृत्युपरांत साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय स्वाधीनता के दशक भर बाद भी जब नागरिक परिदृश्य में भग्न आस्था और टूटे सपनों की स्थिति बनी रही, तो सन 1960 के बाद की हिंदी कविता में नए भावबोध एवं विचारों की नई अभिव्यक्ति का प्रयोजन हुआ। उस दौर की कविता हताशा से उपजे मोह भंग की कविता है, जो निरंतर आजादी के अर्थ खोजने में व्यस्त दिखती है। उस दौर के कवियों को आम आदमी की नियति और स्थिति में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। उन्हें आजादी खोखली लगती है, उनका मोह टूटता है। इसी मोह भंग के साथ कवि आम आदमी की दुर्गति के कारण तलाशता है और उसके लिए जिम्मेदार व्यवस्था के विभिन्न रूपों की पहचान करता है। आम आदमी की दुर्गति पहले भी हो रही थी और उन विसंगतियों की काव्याभिव्यक्ति भी हो रही थी, किंतु अभिव्यक्ति की शैली भिन्न थी, क्योंकि भारतीय बौद्धिकों के समक्ष एक आशा थी, सपने थे। उन सपनों के टूटने से कवियों को स्थापित रूपबंधों को तोड़कर नवोद्घाटित तथ्य और नग्न यथार्थ को नई पद्धति से कहने की जरूरत हुई। साठोत्तरी कविता नग्न यथार्थ को नए रूपबंधों में प्रस्तुत करने की यही कोशिश है, जिसका मुख्य स्वर नकार, निषेध, आक्रोश, अस्वीकृति और विद्रोह का है। उस दौर के विचारकों ने उन्हें भूखी पीढ़ी, स्मशानी पीढ़ी, बिटनिक पीढ़ी, युद्धसावादी कविता, अकविता जैसे कई नाम दिए, किंतु अंततः अकविता के रूप में यह स्वर कुछ समय तक पूरे सामर्थ्य से मुखरित रहा। उस दौर के बौद्धिकों को नगर जीवन की दुर्गति, व्यवस्था की विसंगतियां,
परिवेश की विभत्सता असह्य थी। उनमें उन स्थितियों के लिए जिम्मेदार व्यवस्था की तमाम नीतियों के प्रति निषेध, नकार, अस्वीकार भाव भरे थे। उनमें उस नग्न यथार्थ को यथावत उजागर करने की जिद थी। राजकमल चौधरी इस कविता आंदोलन के अगुआ कवि थे। उस दौर के सामाजिक यथार्थ को समान संवेदना से देखने वाले अन्य महत्वपूर्ण कवि थे जगदीश चतुर्वेदी, धूमिल, कैलाश वाजपेयी, गंगा प्रसाद विमल, चंद्रकांत देवताले, विष्णु चंद्र शर्मा, कुमार विकल, सौमित्र मोहन, विजेंद्र, वेणुगोपाल, मोना गुलाटी, श्याम परमार, परेश, आलोक धनवा, लीलाधर जगूरी आदि। धूमिल उस दौर के ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने व्यवस्था की वंचनाओं का शिकार हुई सामान्य जनता का पक्ष लिया। उनकी भावनाओं से छल करने वाली व्यवस्था को आईना दिखाया। कविता में परंपरा, सभ्यता, सुरुचि, शालीनता और भद्रता का बोझ ढोना कभी धूमिल का काम में नहीं रहा। इन सब की आड़ में पल रही दुर्नीति को धूमिल भली भांति पहचान गए थे। उनकी कविता की आक्रामक भाषा इसी पहचान शक्ति का संकेत है। उन्होंने ऐसी काव्य भाषा विकसित की जिसने हिंदी कवि को नई कविता की कल्पना और जटिल बिंब धर्मिता से मुक्त किया। उनकी भाषा काव्य सत्य को जीवन सत्य के निकट लाती है। अपनी कविता में उन्होंने नीतिगत तरीके से जनहित में व्यवस्था के विरुद्ध अपना आक्रोश एवं विद्रोह व्यक्त किया। थोड़ी सी बात कविता के बारे में करना यहाँ जरूरी है, क्योंकि धूमिल का काव्यारंभ कविता के दौर से हुआ, इसलिए कविता आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं पर यहाँ एक नजर डाल लेना जरूरी है। कविता का आरंभ सन 1963 में प्रकाशित प्रारंभ संकलन से माना जाता है। इस आंदोलन ने बड़े साहस के साथ कविता के पुराने मूल्यों को नकार कर कविता के नए शिल्प एवं अंतर्वस्तु का नवसंधान किया। यौन चित्रण संबंधी उनकी दृष्टि पर सर्वाधिक विवाद उठा। स्त्री देह के प्रतीकों से चित्रित उनकी पद्धतियों को उनकी रुग्णता और कुंठा माना जाने लगा। इस आक्षेप से धूमिल भी बच न सके। उनकी कविताओं में दर्ज मूतना, गर्भपात, मासिक धर्म, वीर्यपात, गदगद औरत, नेकर का नारा, लड़कियों के स्तन, औरत की लालची जांग, उबासियों में ऊँघते नितंब जैसे यौन प्रतीक एवं शब्द नग्नता के मद्देनजर कुछ लोगों को यह कथन सच भी लगने लगा। किंतु धूमिल की कविता का यह संपूर्ण सत्य नहीं, मात्र एक पक्ष है। धूमिल के 3 कविता संग्रह हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, जिनमें अंतिम 2 संग्रह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए। सन 1960 से 66 तक की धूमिल की कविताओं में व्यवस्था के प्रति आक्रोश, जनता के प्रति सहानुभूति और मानव मूल्यों में गिरावट के प्रति खींच दिखती है। सन 1967 से 70 के दौरान वह खींच व्यवस्था के प्रति अमूर्त आक्रोश परिपक्व होकर शासकों के विरुद्ध मुखर हो उठा। संसद से सड़क तक में संकलित उनकी चर्चित लंबी कविताएं इसी दौरान रची गई। राजनीतिक दलों का अवसरवाद और चुनाव का धोखा उजागर हुआ। आजादी, जनतंत्र, संसद और समाजवाद का असली चेहरा सामने आया। विगत काव्यानुभवों के से परे कवि को नए युगबोध और नई दृष्टि से काव्य संधान की दिशा मिली। कुत्ता, एक बूढ़ा मैं, शांति पाठ, कविता, शहर का व्याकरण, मोची राम जैसी कविता की रचना के लिए धूमिल की काव्य यात्रा में सन 1967 महत्वपूर्ण वर्ष है। इस समय तक कविता के दौर के अधिकांश रचनाकारों का क्रोध व्यवस्थित ढंग से व्यक्त होने लगा। दिशाहीन व्यवस्था
विरोध समाप्त हो गया। राजनीतिक चेतना घनीभूत हुई और स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि से आक्रोश व्यक्त होने लगा। नगरोन्मुख हिंदी साहित्य उसी दौरान ग्रामोन्मुख हुआ। धूमिल की महत्वपूर्ण लंबी कविता पटकथा उसी दौर की कविता है। भाषा की रात कविता में धूमिल को लगा कि भाषा को ठीक करने से पहले आदमी को ठीक करना जरूरी है। पतझड़ में उन्हें देश में फैली बेकारी पर चोट करना जरूरी लगा। रोटी और संसद जैसी अत्यंत छोटी कविता में जब धूमिल पूछते हैं कि वह तीसरा आदमी कौन है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है, तो इस देश की संसद मौन हो जाती है। मनुष्य की जिजीविषा पूर्ति के लिए अनिवार्य साधन रोटी को खेल का उपादान बनाने वालों की पहचान करने में एक कवि व्यग्र है, किंतु देश के लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था हमारी संसद अर्थात हमारे देश के जनप्रतिनिधियों का समूह, जिनका प्राथमिक दायित्व नागरिक जिजीविषा के संसाधन की सुव्यवस्था करना है, मौन है। वह मौन है क्योंकि यह खेल वही खेल रहा है और उनके इस खेल का रहस्य उजागर हो गया है। किस्सा जनतंत्र उनकी उस दौर की महत्वपूर्ण कविता है। सन 1970 के आसपास धूमिल में दुनिया बदल देने की धुन सवार हो गई। इसी दौर में उन्होंने कविता श्री काकुलम की रचना की थी। इन दिनों वे हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, लेनिन आदि के बारे में विशद चर्चा करते थे। उनका मानना था कि बैठे रहने से स्थिति नहीं बदलेगी, स्थिति को बदलने के लिए संघर्ष अनिवार्य है। आतिश के अनार सी वह लड़की, सिलसिला, हत्यारे तथा लोहसाएं जैसी कविताओं में उनकी चेतना का क्रमिक विकास दिखता है। वापसी कविता में कवि को अपने स्वजनों की निस्तेज आंखों में जैसी निस्सहाय स्थिति दिखती है, वह जीवन की त्रासद अनुभूतियों को पुनः नवजीवन देती चलती है। कवि के घर की 5 जोड़ी आंखों में मां की आंखें तीर्थ यात्रा के पड़ाव से पहले ही पंक्चर हो गए बस के 2 पहिए हैं। पिता की आंखें लोहसाएं सी ठंडी सलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए और पत्नी की आंखें नहीं, हाथ हैं जो कवि को थामे हुए हैं। ये तमाम रूपक एक पेशेवर गरीब परिवार के लिए रचे गए हैं, जिसकी 3 पीढ़ियां लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रवंचित और निरुपाय हैं। 2 पीढ़ियों की आशाएं मिट चुकी हैं। तीसरी पीढ़ी की बची खुची संभावना मंदिर के दीवट पर सम्मान पूर्वक उपेक्षा पाने को मजबूर है। पड़ाव से पहले तीर्थ यात्रा की बस के पहिए की तरह पंक्चर कर मां की आंखों को निरुपाय कर दिया गया। लोहसाएं सी ठंडी सलाखों की तरह पिता की आंखों की आशा मिटा दी गई। पत्नी की आंखें रही ही नहीं, कवि को थामे रखने हेतु हाथ हो गई, पल पल की जिम्मेदारियों के बोझ से लदी हुई। रह गई भावी पीढ़ी, बेटी की आंखें जिनके लिए कुछ उम्मीद रची या रखी जा सकती है। उन्हें मंदिर के दीवट पर जलते घी के 2 दिए बना दिए गए, जो अभी प्रज्वलित तो हैं, पर मंदिर के भक्ति भाव से उन्हें सम्मानित, पवित्र और निरर्थक साबित कर किनारे कर दिया गया है। लोहे का स्वाद कविता धूमिल की अंतिम और चेतना के विकास की दृष्टि से विशिष्ट कविता है, जिसमें कवि सृजता और भोक्ता के ज्ञान और अनुभवों को सूक्ष्मता से विभाजित करते दिखते हैं। वस्तु ज्ञान और भोगानुभूति की ऐसी स्पष्ट विभाजक रेखा इतनी सूक्ष्मता से शायद इससे पहले किसी ने न खींची हो। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। गौरतलब है कि लोहार उस लगाम का कारीगर है, सृजता। उसने उसे आकार दिया है, गढ़ा है, उसे गर्म किया, पीटा और एक संज्ञा के अनुरूप बनाया। पर सत्य यह है
कि उसका स्वाद अर्थात उसके उपयोग की परिणति लोहार नहीं, घोड़े का मालिक भी नहीं, घोड़ा जानता है। अच्छे भले ताकत का स्वामी घोड़ा उस लगाम के कारण पिद्दी से मनुष्य का अनुगामी बना रहता है। अपनी सारी ताकत का बोध खोकर उस दुर्बल मनुष्य के इशारों पर नाचता रहता है। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ऐसी ही लगाम बना रखी है जिसके द्वारा पूरी जनशक्ति संचालित होती है। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक नामवर सिंह ने धूमिल को एक जगह गवई अनुभव और किसानी संस्कार का कवि कह दिया, तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उनके अन्य वैशिष्ट की अनदेखी कर केवल इसी बात की माला फेरी जाए। वे निश्चय ही गवई अनुभव के कवि थे। उनकी कविता में किसानी दुनिया से आए शब्दों मुहावरों की भरमार है। देहाती दुनिया से वे गहनता से जुड़े थे। भाव संप्रेषण के अवांछित उत्कर्ष हेतु कविता में ग्राम्य परिवेश के उपादानों का प्रयोग संभवतः उन्हें सहज और कारगर लगता था, किंतु उनके लिए केवल इतना ही सच नहीं था। इस कारण उनकी अन्य प्रखरता को अलक्षित छोड़ना उचित नहीं होगा। उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना भी अत्यंत प्रखर थी। बेहतर जानने के लिए यहाँ उनकी काव्य चेतना की भिन्न भिन्न दिशाओं को अलग अलग देखने की कोशिश होनी चाहिए। पहली दृष्टि हम उनके ग्रामीण चेतना पर यदि दें तो दिखता है कि ग्राम्य बोध का सूक्ष्मतर प्रयोग धूमिल की कविताओं में विलक्षण है। ग्रामीण संदर्भों के लिए उनके रूपक काव्य कथ्य को अधिक संप्रेषणीय और प्रभावी बनते दिखते हैं। उल्लेखनीय है कि अपनी रचनाओं में उन्होंने केवल शासन तंत्र और व्यवस्था पर ही आक्षेप नहीं किया, अबूझ और जन सरोकारों से परांगमुख कविताओं की भी उन्होंने अच्छी खबर ली। जटिल और उलझे भाषा प्रयोगों की काव्य रचना की आधुनिकतावादी रवायत उन्हें बेहद नागवार गुजरी। कविता शीर्षक अपनी कविता में उन्होंने खींचकर उसकी निरर्थकता पर टिप्पणी की। नहीं, अब वहां कोई अर्थ खोजना व्यर्थ है। पेशेवर भाषा के तस्कर संकेतों और बैलमुत्ती इबारतों में अर्थात अर्थ खोजना व्यर्थ है। यहां पेशेवर भाषा के तस्कर संकेतों का अभिप्राय उन अबूझ और जटिल भाषा संकेतों से है, अस्पष्ट प्रतीकों से है, जो जनोपयोगी कदापि नहीं है। इसलिए उन्होंने उसे बैलमुत्ती इबारत कहा, अर्थात गांव में चलते हुए बैलों के पेशाब गिरने से जिस तरह जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के निशान बनते हैं, पर वे उपयोगी, स्थायी और सार्थक इबारत नहीं होते। गीलापन सूखते ही वे निशान समाप्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही भाषा के उन तस्कर संकेतों में कोई अर्थ खोजना व्यर्थ है। किसानी संस्कृति से लिया गया यह रूपक कथ्य की संप्रेषणीयता के लिए बेहतरीन और बोधगम्य है। जिन दिनों हिंदी कविता में बिंब प्रतीक के नूतन क्षितिज तलाश कर नए नए प्रयोग आजमाए जा रहे थे, धूमिल का सारा काम बेहतर प्रभाव के साथ ठेठ समाज के सहज जीवन से चल जा रहा था। कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही थी। खेवली शीर्षक कविता में उन्होंने अपने गांव के नागरिक जीवन की पीड़ा जिस तीक्ष्णता से दर्ज की है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां न जंगल है न जनतंत्र, भाषा और गूंगेपन के बीच कोई दूरी नहीं है। एक ठंडी और गांठदार अंगुली माथा टटोलती है। सोच में डूबे हुए चेहरों और वहां दरकी हुई जमीन में कोई फर्क नहीं है। वहां कोई सपना नहीं है, न भेड़िए का डर। बच्चों को सुलाकर औरतें खेत पर चली गई। स्वाधीन भारत के लोकतांत्रिक सरकार की इससे बड़ी निरर्थकता और क्या होगी कि एक गांव की भाषा और गूंगेपन में, या कि चिंतनशील चेहरों और दरकी हुई जमीन में कोई फर्क नहीं है। उस गांव में जंगल और जनतंत्र की एक साथ अनुपस्थिति दिखना, भाषा और गूंगेपन का भेद मिटना,
दरअसल उस स्थिति का द्योतक है जिसमें जनतंत्र का मानवीय सरोकार तो सिरे से गायब है ही, दुर्व्यवस्था और आतंक का साया भी ऐसा छाया हुआ है कि भयभीत होने से बेहतर भयहीन होना है। वहां सब कुछ नियति का अंश है। जिस भय से मुक्ति का कोई मार्ग ही न हो, विरोध से कोई हल निकलने की उम्मीद ही न हो, वहां मुक्ति कामना किस काम की। सारी विपत्तियों को दाय समझ लेना ही बेहतर है। इस खेवली गांव का नागरिक ऐसे ही ठंडे हाथों, गांठदार मेहनत परस उंगलियों, जलविहीन दरके हुए खेतों, भाव शून्य निस्तेज चेहरों का इंसान है, जहां जंगल और जनतंत्र, भाषा और गूंगापन, दरके हुए खेत और जन जन का निस्तेज चेहरा बराबर है। इनमें से किसी का कोई मतलब स्पष्ट नहीं। गौरतलब है कि खेवली यहाँ कोई एक गांव का नाम नहीं है, वह उस दौर के हर भारतीय गांव का प्रतीक है। धूमिल ने ठेठ ग्रामीण शब्दों को कविता में इस तरह पिरोया है कि वे कविता की लय में एकबद्ध हो गए हैं। ग्रामीण प्रतीकों और बिंबों के सार्थक प्रयोग से उन्होंने साठोत्तरी कविता में अपनी अलग पहचान बनाई है। लोहसाई कविता में उनका काव्य पुरुष टेकू बनिहार लोहसाई के चालू होते ही हंसी मजाक बतकही के दौरान इधर उधर धीरे से झांक कर कहता है, हंसुए पर ताव जरा ठीक चरी तरी देना कि धार मुरे नहीं। आजकल छिनार निहाई ने लोहे को मनमाफिक हनने के लिए हथौड़े से दोस्ती की है। कविता के इस अंश में लोहे के कारीगर से अच्छी तरह धार बनाने का आग्रह और निहाई हथौड़े की दोस्ती की बात में जो संदेश है, उसमें असल व्यंजना टेकू के इधर उधर झांक कर धीरे से कहने से आती है, निहाई के छिनार हो जाने के कारण आती है। हंसुए पर ताव जरा ठीक तरी देना में ग्राम्य शब्दावली के प्रयोग से कथन के प्रभाव को पुरजोर किया गया है। लोहे का उपयोग धूमिल ने अपनी रचनाओं में बहुविध ढंग से किया है। यह लोहा वह खनिज है, वह शक्ति है जिसके कारण मनुष्य का वजूद बनता है, किंतु शोषकों ने अर्थात हथौरे ने उसे संवारने वाले आधार से अर्थात निहाई से दोस्ती कर ली है, क्योंकि वह आधार छिनार हो गया है। इसके बावजूद वे केवल गंवई अनुभव और किसानी संस्कार के कवि नहीं हैं, और भी बहुत कुछ है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र की अधिकांश कविताओं में शहरी मध्य वर्ग की समस्याएं हैं। पतीली की दाल, चूल्हे का कोयला, बाल्टी, चौका, सोहर, गोबर, चकती, टाकना, नाधना, पोंकना, लिट्टी, हुचुर हुचुर जैसे ग्रामीण शब्दावली उनकी प्रयुक्तियों में जीवंत हो जाती है। मोचीराम, प्रौढ़ शिक्षा, किस्सा जनतंत्र, गांव जैसी अनेक कविताओं में ग्रामीण शब्दावली और देहाती जिंदगी के ठेठ चित्र देखे जा सकते हैं। अब उनकी सामाजिक चेतना के संबंध में थोड़ी बात करें कि धूमिल की कविता समकालीन समाज के नागरिक जीवन की सहज दिनचर्या का जीवंत गीत है। जनसामान्य की अभावग्रस्त जिंदगी, सामाजिक व्यवस्था की जड़ता, जर्जरता, विकृति, विसंगति उनके यहाँ प्रखरता से उभरी है। किस्सा जनतंत्र में एक साधारण परिवार का अभावग्रस्त जीवन जैसे भौचक कर देता है। करछुल बटलोही से बतियाती है और चिमटा तवे से मचलता है। चूल्हा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप जलता है और जलता रहता है। अब खाना पकाने के उपस्करों की इस बतकही और अनबन के विलक्षण कौशल से कवि ने घर के अभाव को जिस खूबसूरती से आकार और अभिव्यक्ति दी है, उसकी कितनी भी प्रशंसा कम होगी। बेकारी से आक्रांत अराजक स्थिति पर केंद्रित कविता पतझड़ सामाजिक
चेतना एवं वर्ग दृष्टि पर केंद्रित कविता मोचीराम, अकाल की भयावहता पर केंद्रित कविता अकाल दर्शन, धूमिल की काव्य दृष्टि एवं जनसरोकार के साथ जीवन की सहजता को दुर्वह बनाने वाले जिम्मेदार षड्यंत्रों का श्रेष्ठ उदाहरण है। उनकी रचनाओं में पूरा नागरिक जीवन बहेलियों से घिरे परिंदों के समूह की तरह पेश हुआ है। कर्फ्यू में 1 घंटे की छूट कविता में वे कहते हैं, गोलीकांड के बाद लड़कों का गायब होना नई बात नहीं है, यह शांति का मसला है, लेकिन खबरों के मलबे के नीचे सच्चाई का पता कब चला है। घबराने की कोई बात नहीं, और यह खतरनाक भी उतना नहीं जितना किसी लड़की का पीछा करना, देह के जलाशय में तैरना न जानते हुए भी कूल्हों के कसर में कूद भरना। ऐसी दारुण स्थिति को किसी विवरण या खबर की तरह प्रस्तुत करने की धूमिल की पद्धति सहज दिखती हुई भी सहज नहीं है। निहायत वक्तव्य की तरह दिखने वाले ये वाक्य अपनी व्यंजना में इतने ताकतवर हैं कि व्यवस्था को एवं व्यवस्थापकों के प्रति घृणा उत्पन्न करते हैं। भाषा की रात कविता में सियासी षड्यंत्र का वही खेल दर्ज हुआ है जिसमें चंद चालाक लोगों ने, जिनकी नरभक्षी जीभ ने पसीने का स्वाद चख लिया है, बहस के लिए भूख की जगह भाषा को रख दिया है। सामाजिक राजनीतिक चेतना के वास्तविक चित्र उकेरने की दृष्टि से 20 साल बाद रोटी और संसद जैसी कई कविताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सिलसिला में कवि स्पष्ट घोषणा करते हैं कि हवा गर्म है और धमाका एक हल्की सी रगड़ का इंतजार कर रहा है। व्यवस्था को किस प्रकार तोड़ रही है, कवि को इसका एहसास है। व्यवस्था व्यक्ति को किस प्रकार तोड़ रही है, कवि को इसका एहसास है। रुग्ण व्यवस्था की जकड़ में कैद मुक्तकामी कुपित जनों के अभिमत की तरह प्रस्तुत कविता हत्यारे एक विशिष्ट रचना है। वे हंसते हैं और हत्याओं की परिभाषाएं बदल जाती हैं। वे तुम्हारे सामने एक आईना रखते हैं और तुम गुर्राने लगते हो अपने खिलाफ एक बेगानी आवाज बनकर। इसी तरह हत्यारे 2 में वे कहते हैं कि हत्यारे एकदम सामने नहीं आते, उनके पास हैं कई कई चेहरे। हत्यारों ने फेंक दिए हैं सारे शब्द और विचार, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। इस वक्त तुम्हें तय करना है कि तुम क्या करोगे। गौरतलब है कि इन भयावह स्थितियों की सूचना भर दे देना धूमिल का अपना दायित्व नहीं है, वे हल भी देते हैं। वापसी कविता में उन्होंने जनता से साफ कहा है, हे भाई हे, अगर चाहते हो कि हवा का रुख बदले तो एक काम करो, संसद जाम करने से बेहतर है सड़क जाम करो। उनकी सामाजिक चेतना सतत स्पष्ट दिखती है। लोक जीवन की दिनचर्या के लिए गए प्रतीकों द्वारा कवि सतत व्यवस्था की विसंगतियों, षड्यंत्रों की पोल खोलते नजर आते हैं। वे निस्संदेह तीव्र अनुभूति एवं प्रखर विचारों के कवि हैं। थोड़ी बात उनकी राजनीतिक चेतना के बारे में करें। राजनीतिक स्तर पर धूमिल जनता के लिए संघर्ष करने वाले प्रतिबद्ध कवि हैं, किंतु उनकी वैचारिकता किसी वाद के गिरफ्त में नहीं है। विचारकों ने उनकी कविता में कभी लोहियावादी विचार ढूंढा तो कभी समाजवादी, पर तथ्य है कि वे अपने देश के लोकतंत्र और समाजवाद से बेहद निराश थे। उनकी सामाजिक और राजनीतिक चेतना इतनी स्पष्ट थी कि वे किसी भी संशय में नहीं थे। उन्हें जनतंत्र और जंगल में कोई फर्क नहीं दिखता था। वे समझ चुके थे कि राजनीतिक बहेलियों एवं व्यवस्था के अधिपतियों से लोहा लिए बिना उनकी साजिश से निजात पाना असंभव है। मजबूर जीवन की समस्याओं का
कोई समाधान आवश्यक है। लिहाजा समकालीन राजनीति के कलुषित चेहरे को उजागर करने की सफलतम कोशिश उन्होंने लगातार की। विद्रोह, हरित क्रांति, रोटी और संसद, खेवली, सिलसिला, किस्सा जनतंत्र, 20 साल बाद, जनतंत्र के सूर्योदय में संसद समीक्षा, कर्फ्यू में 1 घंटे की छूट, लोकतंत्र, जनतंत्र एक हत्या संदर्भ, हरित क्रांति, हत्यारे, लोहसाएं, नींद के बाद, रात्रि भाषा जैसी कविताओं में इन विसंगतियों का एवं विद्रूपताओं का नग्न स्वरूप देखा जा सकता है। स्वाधीन भारत में धूमिल की कविता तर्कपूर्ण और सार्थक मानवीय जीवन की परिभाषा और पहचान गढ़ती है। भारतीय लोकतंत्र के पाखंड और विसंगतियों की पोल खोलने में उन्होंने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। 20 साल बाद कविता में स्वाधीनता के 20 साल बाद के भारत की बदकिस्मती पर वे खुद से सवाल करते हैं कि जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है, या क्या सिर्फ आजादी 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है। पटकथा शीर्षक लंबी कविता में उनकी प्रखर राजनीतिक चेतना स्पष्ट हुई है, जिसमें भारतीय लोकतंत्र के विभत्स चेहरे को उन्होंने बड़ी बेरहमी से रेखांकित किया है। एकदम से पटकथा शैली में आजादी की खुशफहमी से शुरू हुई इस कविता में कवि उम्मीद लगा बैठे कि बाहर हवा है, धूप है, चिड़ियाँ चहचहा रही है, तो निश्चय ही अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी, कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में अपना नंगा चेहरा नहीं पहनेगा, अब कोई दवा के अभाव में घुट घुट कर नहीं मरेगा, अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा, कोई किसी को नंगा नहीं करेगा, अब यह जमीन हम लोगों की होगी, लोगों की होगी। दरअसल कवि धूमिल ये सपने अपनी ओर से नहीं, आम जनता की ओर से, आम जनता की आंखों से देख रहे थे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। इंतजार होता रहा, क्योंकि वे सारे शब्द थे, सुनहरे वादे थे, खुशफहम इरादे थे। बार बार लोकनायक चुना जाता रहा, जनता को विश्व शांति और पंचशील के पाठ पढ़ाए जाते रहे, बहसें होती रहीं, शब्दों के जंगल में लोग एक दूसरे को काटते रहे, भाषा की खाई को जुबान से कम जूतों से ज़्यादा पाटते रहे। कवि ने अचरज से देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ बारूद का सबसे बड़ा गोदाम है। कवि ने देखा कि इस देश की जनता एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। जनतंत्र में जनता की अटूट आस्था है, क्योंकि उन्हें समझाया गया है कि यहाँ ऐसा जनतंत्र है जिसमें घोड़े और घास को एक जैसी छूट है। जनता को नहीं मालूम कि यह जनतंत्र एक विडंबना है, झूठ है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। देश दशा यूं थी कि गोदाम अनाजों से भरे थे और लोग भूखों मर रहे थे। वक्त के उस शर्मनाक दौर से गुजरते हुए कवि को महसूस हुआ कि शासक वर्ग बेहद चालाक हो गया है। वे जिसकी पीठ ठोकते हैं उसके रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। कवि जनता की निराशा और असंतोष को सही दिशा देने का आह्वान करते हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। तथ्यतः पूरी दुनिया के भूखे आदमी को सबसे बड़ा तर्क रोटी दिखता है। भूख मनुष्य को मजबूर करती है, झुकाती है, किंतु भाषा उसे तन कर खड़े होने का साहस और संबल देती है। जिस व्यक्ति को इस भूख और भाषा के बीच की सही दूरी का ज्ञान न हो, उसे धूमिल मनुष्य कहलाने का हक नहीं देना चाहते, क्योंकि पशुता सिर्फ पूंछ होने की मजबूरी नहीं है,
उक्त अज्ञान की पशुता ही उक्त अज्ञान भी पशुता ही है। यह आदमी को वहां ले जाती है जहां भूख सबसे पहले भाषा को खा जाती है, अर्थात मनुष्य गूंगा हो जाता है। कवि की स्पष्ट समझ है कि मंत्री जब प्रजा के सामने आता है तो पहले से ज्यादा मुस्कुराता है, नए नए वादे करता है, और यह सिर्फ घास के सामने होने की मजबूरी है। वरना उस भले मानुष को यह भी पता नहीं कि विधानसभा भवन और अपने निजी बिस्तर के बीच कितने जूतों की दूरी है। शासकों के लोक लुभावन नारों के बारे में भी उनकी स्पष्ट समझ है। वे समाजवाद के नारे लगाएंगे, पर तथ्यतः मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकती हुई उन बाल्टियों की तरह है जिन पर आग लिखा है और उसमें बालू और पानी भरा है। कभी यह भी स्पष्ट देख गए कि अपने यहाँ संसद तेली की वह कहानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। चौथे आम चुनाव के बाद कवि को बहुत आशा थी। उन्हें लग रहा था कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि संभवतः जन के हित की बात करेंगे, किंतु चुनाव परिणाम से उनके सपने टूट गए। उन्होंने एक बार फिर देखा कि कुर्सियां वही हैं, सिर्फ टोपियां बदल गई हैं। उन्हें स्पष्ट हो गया कि पार्टियों की दलदल में जनता का हमदर्द नहीं होता। वकील, वैज्ञानिक, अध्यापक, नेता, दार्शनिक, लेखक, कवि, कलाकार सबको आवाज देकर उन्होंने जांच कर ली। इनका पूरा कुनबा उन्हें कानून की भाषा बोलता हुआ अपराधियों का एक संयुक्त परिवार लगा। आजादी और लोकतंत्र के इस घिनौने चेहरों को बेनकाब करते रहने के बावजूद अंततः वे इसी निष्कर्ष पर थे कि मेरे सामने वही चिरपरिचित अंधकार है, संशय की अनिश्चयग्रस्त ठंडी मुद्राएं हैं, हर तरफ शब्द भेदी सन्नाटा है, दरिद्र की व्यथा की तरह उचाट और कूंथता हुआ आदमी, घृणा में डूबा हुआ सारा का सारा देश पहले की तरह आज भी मेरा कारागार है। कविता की सार्थकता एवं उनके जनसरोकार के प्रति सावधान कवि धूमिल ने कविता के बारे में कई कविताएं लिखी हैं। कविता के भ्रम में अगली कविता के लिए आदि इसके उदाहरण हैं। ये कविताएं धूमिल की कविता को ठीक से समझने की दृष्टि भी देती है। संसद से सड़क तक संकलन में प्रारंभिक पृष्ठ पर ही कवि कहते हैं कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। फिर वक्तव्य की सार्थकता का भेद वे अपनी कविता शीर्षक कविता में खोलते हैं कि कविता घेराव में अधिक बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। कविता के द्वारा हस्तक्षेप शीर्षक कविता में वे साफ कहते हैं कि मेरे शब्द उसे जिंदगी के कई स्तरों पर खुद को पुनरीक्षण का अवसर देते हैं। वह बीते हुए वर्षों को एक एक कर खोलता है, वर्तमान को और पारदर्शी बनाता है, उसके आर पार देखता है, और इस तरह अकेला आदमी भी अनेक कालों और अनेक संबंधों में एक समूह में बदल जाता है। मेरी कविता इस तरह अकेले को सामूहिकता देती है और समूह को साहसिकता। मुनासिब कार्रवाई शीर्षक अपनी कविता में वे कहते हैं, कविता क्या है? कोई पहनावा है? कुर्ता पजामा है? ना भाई ना, कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। कविता धूमिल के लिए कवि कर्म की सार्थकता समझने का माध्यम भी है। इसके सहारे वे कवि कर्म के उद्देश्य एवं दायित्व की सही खोज करते हैं। वे कविता को अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं मानते। उनके अनुसार कविता
उनके अनुसार कवि कविता को अपने खून से सींचता है। कल सुनना मुझे की एक कविता में वे कहते हैं, और तुम कहते हो कि कवि एक सुंदर बगीचा है जिससे अपने लिए तुम एक शब्द फूल तोड़ सकते हो, तोड़ो, मगर मत भूलो कि इस बगीचे को एक आदमी ने अपने खून से सींचा है। जीवन की त्रासदी झेल रहे नागरिक और बदहाल समाज व्यवस्था को देखते हुए कल सुनना मुझे संग्रह में संकलित कविता के द्वारा हस्तक्षेप शीर्षक कविता में उन्होंने साफ साफ घोषणा की कि कविता में शब्दों के जरिए एक कवि अपने वर्ग के आदमी को समूह की साहसिकता से भरता है, जबकि शस्त्र अपने वर्ग शत्रु को समूह से विच्छिन्न करता है। यह ध्यान रहे कि शब्द और शस्त्र के व्यवहार का व्याकरण अलग अलग है। शब्द अपने वर्ग मित्रों में कारगर होते हैं और शस्त्र अपने वर्ग शत्रु पर। कविता की सकारात्मकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने मुनासिब कार्रवाई शीर्षक कविता में कविता को भाषा में आदमी होने की तमीज कहा। कविता उनके लिए सदैव ही मनोरंजन से परे जीवन जीने की सहयोगिनी लगी। लोहे का स्वाद शीर्षक कविता में उन्होंने कहा कि शब्द किस तरह कविता बनते हैं, इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। कविता उनके लिए सदैव गुर्राने वाली, चेतावनी देने वाली, जागती आवाज रही। नक्सलवादी कविता में वे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश करते दिखते हैं, तो मुनासिब कार्रवाई शीर्षक कविता में उन्हें कविता सिर्फ उतनी ही देर तक सुरक्षित दिखती है जितनी देर कीमा होने से पहले कसाई के ठीहे और तनी हुई गरासे के बीच बोटी सुरक्षित है। भाषा प्रयोग के मद्देनजर साठोत्तरी काल के चर्चित हिंदी कवि धूमिल की काव्य दृष्टि पर हिंदी के समालोचकों ने पर्याप्त तीखी प्रतिक्रिया दी, पर नई रचना दृष्टि के अनुरक्तों के बीच वे अत्यंत समादृत भी रहे। काशीनाथ सिंह की राय में हिंदी आलोचना का मुंह धूमिल के आने तक कहानी की ओर था, कविता की ओर मुड़ गया। नेमिचंद जैन के अनुसार धूमिल की कविता स्वातंत्र्योत्तरकालीन भारतीय नौजवान के लिए राष्ट्रीय विसंगतियों की समझ बनाने का उपस्कर है। विषय एवं भाषा प्रयोग की दृष्टि से वर्जित क्षेत्रों में प्रविष्ट धूमिल की कविता पर सुचितावादी हिंदी आलोचकों को जब तब दुविधा हो जाया करती है, किंतु नामवर सिंह उसे उस दौर की अनिवार्यता के रूप में देखते हैं। तथ्यतः परिस्थिति जितनी भयावह होगी, निराकरण उसके अनुकूल ही होगा। सच्चाई के बयान हेतु धूमिल ने यदि हिंदी कविता को मुंहफट बनाया तो यह लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। परमानंद श्रीवास्तव धूमिल की कविता को क्रूर और अमानवीय होती व्यवस्था के विरुद्ध नैतिक हस्तक्षेप मानते हैं। उनकी राय में धूमिल ने अपनी काव्य भाषा में ऐतिहासिक महत्व के अलग और अनूठे मुहावरे विकसित किए। स्वीकार एवं उपालंब के लंबे दौर से गुजरने के बावजूद तथ्य है कि धूमिल की कविता अकेले आदमी को सामूहिकता और समूह को साहसिकता से संपन्न करती है। निष्कर्षतः हिंदी के चर्चित साठोत्तरी कवि धूमिल का आरंभिक लेखन कविता से प्रभावित रहा। बाद के दिनों में वे लोहियावादी समाजवाद से प्रभावित हुए। क्रूर व्यवस्था से विद्रोह उनकी कविता का मूल स्वर है। गहरे सामाजिक सरोकारों से जुड़े प्रतिबद्ध कवि धूमिल की राजनीतिक चेतना अत्यंत प्रखर थी। जनतंत्र के पाखंड को उजागर करने में सदैव उन्होंने अपने गवई अनुभव और किसानी संस्कार का बेहतरीन उपयोग किया। उन्होंने हिंदी कविता को नई भाषा और नया मुहावरा दिया।